Hello everyone. In the previous of time, I know it's a very long time. So we started a series called Christensen series, in which I used to discuss the book Christensen, chapter wise. So now I will be restarting the sessions again. So this time with the chapter number 4. हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरेज एंड मैटर। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक्सरे रेडिएशन है, वो एक एटम के पास जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स में बंधे होते हैं। मतलब एक एटम कोई अकेला नहीं होता, वो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और सब एक दूसरे में अटैच्ड होते हैं। तो बेसिकली जो एटम है, एक पर्टिकुलर एटम की बात करें तो उसमें शेल होता है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल इरेज दिस। ओके। सो बेसिकली एटम में होता क्या है, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, शेल होते हैं। तो शेल में होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्स्ट शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेकंड शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह उसके आगे के सेल्स में इट्स लाइक दैट, 2 8 8 18 18 32। तो एटम के आउटर मोस्ट शेल में होता है इलेक्ट्रॉन्स। एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी एक्सरे इंटरेक्ट करता है किसी भी एटम के साथ, मान लो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है, किसी एटम के साथ जब एक्सरे इंटरेक्ट करता है तो या तो वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, या तो वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, या फिर वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो इन द डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज जो इंटरेक्शन है वो हमेशा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। अगर हम लोग डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज की बात करें, डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज का मीनिंग क्या होगा, डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज मतलब जिसमें हम लोग बेसिकली रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर सके, उस रेंज के अंदर जो इंटरेक्शन है वो हमेशा ही हमेशा किसके साथ होती है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बात किए ये सारे ऑर्बिट्स हैं अलग अलग। तो आउटर मोस्ट शेल का जो ऑर्बिट होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है बेसिकली। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सरे जो है अंदर आ गया एटम के अंदर, तो वो अंदर वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके अंदर आ गया, है ना। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा एक्सरे का उतना ज़्यादा वो अंदर की तरफ इंटर कर लेगा। और अब कभी कभी ये भी होता है कि वो न्यूक्लियस के साथ ही इंटरेक्ट कर जाए, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। if these electrons happens to be the ones bonding or atom into the molecules, अगर मान लो कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये दो एटम है, ठीक है। तो ये दो एटम एक दूसरे से आउटर मोस्ट शेल पे जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये दोनों क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, जैसे CO2, है ना। तो दो ऑक्सीजन, जैसे ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, तो ये दोनों, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा इस एटम का O का, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाला एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ही बॉन्डिंग बना रहा है ना। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या कह रहे हैं कि जो बॉन्ड्स में बी डिस्टर्बटेड। अब इस केस में क्या होगा, बॉन्ड्स टूट जाएंगे। अगर एक्सरे आया और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया तो एटम्स क्या होंगे, उस मॉलिक्यूल से अलग हो जाएंगे, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो बॉन्ड जो होगा बिटवीन द एटम्स वो ब्रेक कर जाएगा, और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ था जैसे CO2, वो क्या हो जाएगा, CO अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है ना। जैसे H2O के केस में होता है, वाटर में जब हम लोग क्या कहते हैं आयनोएशन करवाते हैं तो O अलग हो जाता है और HO अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एनर्जी जो होती है, जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती है, वो एनर्जी जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही टू स्मॉल, है ना। इतनी कम होती है कि वो किसी भी तरह के ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है नंबर ऑफ इंटरेक्शंस को। जैसे मान लो अ ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल स्टॉप द सेम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा फोटॉन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। मतलब अगर मान लो ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो ये भी क्या करेगा, अगर एक्स्ट्रा फोटोन आ रहा है तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, इंटरेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। इट डज नॉट मैटर कि ऑक्सीजन जो है फ्री है एज अ गैस, और या फिर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होके वाटर बना रहा है, ऐसा इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब
अगर एक्सरे रेडिएशन आ रहा है तो चाहे वो गैसीय स्टेट में हो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, वो इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है, इज द एटॉमिक मेकअप ऑफ अ टिश्यू। एटॉमिक मेकअप ऑफ द टिश्यू, टिश्यू जो है किस एटम से बना हुआ है इस पे डिपेंड करता है ना। और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है, किस एटम से बना है उस पर डिपेंड करता है कि जो एक्सरे रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, विग्रस होगा या कम होगा। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में 5 बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे जिससे एक्सरे रेडिएशन एटम के साथ टकराता है ना। 5 तरीके से वो टकराता है। तो पहला क्या है, कोहेरेंट स्कैटरिंग। दूसरा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग। चौथा क्या है, पेयर प्रोडक्शन। और पांचवा क्या है, फोटो डिसइंटीग्रेशन। सो दीज आर द बेसिकली 5 स्टेप्स जिसमें इंटरेक्शन होता है किसका, रेडिएशन का, एक्सरे रेडिएशन का और एटम का। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग याद रखना है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मान लो, CP/C CP दिल्ली में है ना। और सीपी, ऐसे कह लो आप कि सीपी जब लोगों के कांटेक्ट में आता है ना। तो सीपी ज्यादातर दिल्ली में जो लोग जाते हैं वो सीपी जरूर जाके घूमते हैं। तो पीपल का स्क्वायर, बहुत सारे पीपल जो है सीपी में कांटेक्ट कर रहे हैं ऐसा। एज वी डिस्कस ईच ऑफ दीज इंटरेक्शंस, हर एक इंटरेक्शन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, एक्सरे फोटोन जो है एब्जर्व हो जाता है, मतलब वो आया, इंटरेक्ट किया और एटम में एब्जर्व हो गया। कभी कभी दूसरे टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ पे मान लो एटम है ना, यहाँ से एक्सरे आया, इंटरेक्ट किया और दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर कर गया। लेकिन कभी कभी एक्सरे आया और एब्जर्व कर गया, यहीं का होके रह गया, है ना। यहीं उसका, जैसे मान लो कि कोई जॉब करने बैंगलोर गया, बैंगलोर उनको इतना पसंद आ जाता है कि वो बैंगलोर छोड़ते ही नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें की हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो एक तरीके से एक्सरे का एब्जर्प्शन हो गया। बट कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, कोई पार्टिकुलर एक जगह पे जाते हैं लेकिन वो जगह उनको पसंद नहीं आती, फिर वो वहां से वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं, तो दैट इज स्कैटर्ड। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ एवरीथिंग। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। जब फोटोन एब्जर्व होता है किसी एटम में, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सरे बीम से, मतलब एक्सरे का जो बीम है, बीम ऑफ एक्सरे, उसमें कोई एक पार्टिकुलर फोटोन तो नहीं है, बहुत सारे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फोटोन है जो ट्रेवल कर रहे हैं। तो मान लो कोई यहाँ पे एक रास्ते में एटम आया, इससे ये पार्टिकुलर वाला फोटोन टकराया और ये ऑब्जर्व हो गया। तो अब ये इस बीम में तो नहीं बचा, तो मान लो ये फोटोन को हम लोग ए मान ले और इसको पूरे को हम लोग C+B मान ले। तो अब जो बीम बचा वो C+B - A बचेगा आफ्टर इंटरेक्शन विद द दिस पार्टिकुलर एटम। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब फोटोन स्कैटर होता है, मतलब एक डायरेक्शन से आया था, मान लो यहाँ पे एक डायरेक्शन से आया था और दूसरे डायरेक्शन में डिफर कर गया, तो ये जो है इसमें यहाँ पे क्या होता है कि ये एक रैंडम कोर्स, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। और वो उसके अंदर जो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन था, जैसे मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मान लो एक ह्यूमन बॉडी है। अभी इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया हमने और यहाँ पे ये जो ट्यूब था, एक्सरे ट्यूब, यहाँ से हम लोग एक्सरे रेडिएशन भेजे। जब हम लोग एक्सरे रेडिएशन भेजे तो ये ह्यूमन बॉडी से जब ये टकराया, तो इसमें एक, मान लो ये अपर लिम्ब से टकराया, ठीक है। तो अपर लिम्ब के अंदर बोन है और मसल भी है, तो ये ऑब्जर्व होके बाहर निकल रहा था। तो इसकी मान लो ये जो बीम थी, ये A+B+C थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बोन के अंदर कोई ऐसा एटम से टकराया कि वो ए को ऑब्जर्व कर लिया। तो इन्फॉर्मेशन बस कहाँ की बचेगी, B+C की, क्योंकि ए तो स्कैटर कर गया ना बच्चों। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन जो था वो अब नहीं बचता है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन था वो रैंडम था, है ना, कहीं भी वो डिफ्लेक्ट कर गया। इसीलिए ये कभी भी डिटेक्टर के पास पहुंच नहीं पाता, और अगर पहुंचता भी है तो ये नॉइज जनरेट करता है। ये क्या करता है, नॉइज। हमने पढ़ा था ना SNR के बारे में, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो ये नॉइज बना देगा या तो, और या तो फिर वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल करके आउट ऑफ डिटेक्टर, डिटेक्टर के रेंज से बाहर ही चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि या तो ये नॉइज प्रोड्यूस करेगा या तो फिर दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली स्कैटर रेडिएशन ज़्यादातर क्या करते हैं, नॉइज ही प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लो आपको नॉइज समझना है, तो नॉइज समझने के लिए एक बहुत बेसिक सा उदाहरण दिया है, क्रिश्चियन की बुक बड़ी प्यारी है ना, हर एक चीज़ का प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझो कि मान लो कि आप रेडियो सुन रहे थे, है ना, और आप एक एयरपोर्ट के पास से क्रॉस करते हो। तो जैसे ही अगर मान लो कोई प्लेन लैंड कर रहा था एयरपोर्ट में, है ना, तो वहां पे उसकी नॉइज आएगी, और लेकिन आप तो गाना सुन रहे थे ना, तो उसका जो नॉइज होगा, प्लेन का लैंडिंग का जो नॉइज होगा, वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रेडियो में कोई म्यूजिक सुन रहे थे। तो इसीलिए हम जो गाना सुन रहे थे उसका आवाज खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, या फिर सुनाई तो देगा, बट इतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा आपके एयरक्राफ्ट लैंडिंग की नॉइज से कि वो अच्छे से हमें सुनाई नहीं देगा, पूरी ब्लरिंग हो जाएगी, है ना, जब तक कि प्लेन जो है ऊपर से आपके वापस ना चला जाए। मतलब आवाज जो है, मान लो प्लेन आ रहा था ऊपर से, है ना, कार के ऊपर से क्रॉस किया और वो जाके वहां पे लैंड किया, तो वो जो आवाज थी वो जब तक क्रॉस ना कर जाए, वो फ्लाइट एयरक्राफ्ट जब तक क्रॉस ना कर जाए, तब तक आपको अच्छे से म्यूजिक सुनाई नहीं देगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग नॉइज, है ना, उसी को क्या कहते हैं, नॉइज। रेडिएशन नॉइज भी उसी प्रकार का होता है, सेम सॉर्ट ऑफ थिंग इट इज, है ना, रेडिएशन नॉइज भी उसी टाइप का चीज है। बेसिकली ये क्या करता है, इमेज क्वालिटी को खत्म कर देता है, इमेज क्वालिटी को बर्बाद करता है। ठीक है, वी रेफर टू द नॉइज क्रिएटेड बाय स्कैटर रेडिएशन एज, हम लोग कहते क्या है इसको, इसको कहते हैं हम लोग फिल्म फॉग। इस टर्म को याद रखना बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग फिल्म फॉग। जब भी कोई एक्सरे फिल्म बहुत ही गंदे तरीके से फॉग हो जाता है, तो इमेज जो है वो कंप्लीटली या तो खत्म हो जाता है, मे बी कंप्लीटली खराब हो जाता है इमेज, और या फिर अगर वो रहता है तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको देख नहीं पाते। अगर किसी एक्सरे फिल्म में नॉइज आ गया है तो हम लोग या तो फोटो को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, या तो फिर पूरा का पूरा फोटो ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आई कि स्कैटर रेडिएशन जो है कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी एक्सरे के ऊपर। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सबसे बेसिक इंटरेक्शन जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक्सरे और मैटर का। आप, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ यू गाइज हैव पेड अटेंशन प्रॉपरली, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में कुछ लिखना, और अगर कुछ डाउट हुआ हो तो उसको भी लिखना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।